नमस्कार साथियों। कुछ मित्रों के द्वारा अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया उस पर प्रश्न की डिमांड हुई कि सर उस पर कुछ वीडियोस हम लोगों के बीच आ जाए, क्योंकि कुछ लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनके लिए, कुछ लोग मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उनके लिए, कुछ लोग इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं उनके लिए। अलग अलग चरणों में बजट की इम्पोर्टेंस, बजट को समझें कैसे, और साथ ही बजट में हम क्या पढ़ें, क्योंकि जब अगले दिन ही 1 फरवरी को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया तो समाचार पत्रों में आपने देखा होगा बहुत विशाल डेटा भर दिया जाता है, कुछ पाई डायग्राम बना दिए जाते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से रुपया आता है रुपया जाता है, इस तरह की बातें। अब उसमें वो कहते हैं कि साहब इतने सारे डेटा होते हैं, उन डेटा को हम आंकड़ों को कैसे अपना लर्न करें, याद करें, किसको याद करना है किसको याद नहीं करना है। उनके लिए मेरा ये सजेशन, ये सुझाव है इस वीडियो के माध्यम से कि बजट में हम आंकड़ों पर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस तरह से आंकड़े पूछे नहीं जाते हैं सामान्य तौर पर परीक्षाओं में। बजट में हमें जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, मूल अवधारणा है, उसको जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। आपको मालूम है कि बिना पॉलिसी के, बिना नीति के हमारी अर्थव्यवस्था, चूंकि एक व्यापक जनसमूह को लेकर के चलना होता है, कई बार जो बड़े घर होते हैं, बड़े घर का मतलब जो संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार को चलाने के लिए भी जो गृहिणी होती है या घर का मुखिया होता है, वो लिखा पढ़ी करता रहता है कि कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ को गया, और फिर लास्ट में मंथली या साप्ताहिक या वार्षिक वो एक तरह से निचोड़ निकालने का प्रयास करता है कि हमारा जो बजट है वो संतुलित रहा कि नहीं रहा, कहीं बहुत ज़्यादा घाटे की व्यवस्था तो नहीं हो पाई। ऐसे ही जो सरकारें होती हैं, राष्ट्र देश, उनको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ इस तरह से बजट को नियोजित करना पड़ता है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। जो बेरोजगारी है, लोगों को बेरोजगारी से हम मुक्त कर सकें, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, रोजगार सृजित कर सकें, महंगाई बहुत ज्यादा न बढ़ने पाए, लोगों की इनकम के दृष्टिकोण से महंगाई इतनी न ज्यादा हो जाए कि लोग क्रय न कर पाए वस्तुओं को। इसी तरह से अगर हम प्रोड्यूसर, उत्पादक के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा ना हो कि किसी प्रोडक्ट, किसी उत्पाद की कीमत इतनी सस्ती हो जाए कि फिर आगे चल करके लोग प्रोडक्शन करना छोड़ दें। तो इस तरह से हम सब कुछ लेकर के, आय के वितरण को लेकर के सरकार को देखना पड़ता है कि हमारे नागरिकों के मध्य आय की असमानता न बढ़ने पाए, गैप न बढ़ने पाए। इन सब चीजों के लिए सरकार जिस पॉलिसी को अपनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति का ही जो रूप है, जो चेहरा है, वो केंद्रीय बजट है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार अपने उद्देश्य को अचीव करना चाहती है। राजकोषीय नीति जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, राजकोष से संबंधित नीति। जो कोष है उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं से इनकम आएगी, पैसा आएगा, और उसको सरकार कहीं ना कहीं ले जा करके खर्च करेगी। तो अब सरकार कहाँ से इनकम जनरेट करे, इस पर अपना एक पॉलिसी होती है, और सरकार किन पर किस तरह से खर्च करे इसको लेकर के सरकार नीति बनाती है। तो जो व्यय करने वाला पार्ट है उसको सरकारी व्यय नीति कह सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो सरकार आय प्राप्ति के साधन जुटाती है, जिन साधनों से आय प्राप्त करने का प्रयास करती है, वो उसमें टैक्सेशन पॉलिसी भी है, कर नीति भी है, उसके अलावा विनिवेश, डी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बजट सिस्टम तैयार होता है। अब भारत जैसे देश में किस तरह का बजट बनना चाहिए? जो हम अपने घर में बजट बनाते हैं, सामान्य तौर पर कोशिश करते हैं कि जितना हमारी आय हो उतने ही हम व्यय करें, क्योंकि पुरानी कहावत है, तेते पांव पसारिए जेती चादर होए।
जितने हमारी क्षमता हो उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। तो क्या भारत सरकार को भी यही करना चाहिए? जितना उसको इनकम हो उसी के अनुपात में वो खर्च करे, इनकम से ज्यादा खर्च ना करे। अगर सरकार इनकम के बराबर खर्च करती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार इनकम से ज्यादा खर्च करती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सरकार किस तरह की पॉलिसी अब की बार अडॉप्ट की, ये हमें जानना है। मोटे तौर पर अगर आप केंद्रीय बजट 2025-26 के आंकड़ों को देखें, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप मत उसको पढ़िए कि हम पॉइंट में, दशमलव में देखें, एक अप्रॉक्स वैल्यू ले ली जाती है, लगभग मान ले लिया जाता है। तो अगर लगभग मान को देखें तो भारतीय अब की बार के बजट का जो सरकारी व्यय का आंकड़ा है वो करीब 50 लाख करोड़ का है। अब सरकार ने पहले से तय कर दिया कि हमें 50 लाख करोड़ वर्ष 2025-26 में खर्च करने हैं, उसको व्यय करना है। अब इसके लिए आय कहां से आएगा, इनकम के स्रोत क्या क्या हैं, इन पहलुओं पर हमें जानना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो सरकार में अगर हम ऋण को छोड़ दें, कर प्राप्तियों के दृष्टिकोण से देखें और इनकम के दृष्टिकोण से देखें जिसमें उधारी न शामिल हो, तो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए सरकार को इनकम प्राप्त हो रही है जिसमें उधारी शामिल नहीं की गई है। इसमें भी अगर विशुद्ध कर की बात करें कि विशुद्ध कर से कितना हमको इनकम जनरेट हो रहा है, प्राप्तियां कितनी हो पा रही हैं, तो लगभग 28 लाख करोड़ के आसपास। जो शेष इनकम होगा वो सरकारी जो सेवाएं दी जाती हैं, कई बार उन पे शुल्क अदा होता है, जैसे सरकारी स्कूल है उसमें फीस जमा होती है, या सरकार तमाम तरह के जो फॉर्म भरवाती है उसमें कुछ शुल्क कलेक्ट करती है। हमारे पास जितने भी पब्लिक जो सार्वजनिक उद्यम हैं उनके लाभांश प्राप्त होते हैं, उनसे लाभ प्राप्त होता है, रेलवे है, इस तरह से कई ऐसे हमारे संस्थान हैं जिससे हमको इनकम प्राप्त होती है और उस इनकम को जोड़ करके बाकी चीजों को हम देख पाते हैं। जो हमारे कर आय है, कर आय में दो ही तरह के करों को शामिल किया जाता है, एक हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कर को सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सरकार जिस पर कर लगाती है अगर उसी से कर की उगाही हो और वो उस कर का भार दूसरे पर ट्रांसफर न कर सके, दूसरे पर शिफ्ट न कर सके, तो उस कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स, आय कर, या निगम कर, कारपोरेट टैक्स, ये कंपनी के लाभ पर लगता है, और इनकम टैक्स व्यक्ति के आय पर लगता है। तो अगर मेरी इनकम सैलरी के रूप में जो प्राप्त हो रही है, सपोज कि मेरी इनकम सालाना अगर हम कहें 12 लाख रुपए है, तो अगर 12 लाख रुपए मेरी इनकम हो रही है तो उस 12 लाख रुपए पर जो टैक्स मुझसे लिया जाएगा वो इनकम टैक्स के रूप में आएगा, लेकिन इस टैक्स को मैं किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसको कहते हैं, तो जीएसटी में क्या होगा कि जैसे एक जगह से प्रोडक्ट बना, उस उत्पाद को मान लीजिए जैसे एक मोबाइल फोन कहीं पर कंपनी बना रही है और उस मोबाइल फोन को होलसेलर क्रय करता है, फिर होलसेलर लेकर के रिटेल सेलर को बेचता है और रिटेल सेलर फिर किसी कस्टमर को बेचता है। तो ये एक चेन है, एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से बनी हुई उत्पाद, बना हुआ जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो कंपनी से ग्राहक तक पहुंचता है। अब टैक्स वसूली का कार्यक्रम सरकार एक जगह इंपोज कर सकती है, किसी भी स्टेज पर इंपोज कर सकती है। मान लीजिए जो कंपनी है वही टैक्स पूरा जीएसटी का जो भार है वो वहन कर दे, तो अब अगर वो पूरा भार वहन करेगी तो बाकी जगहों पर वो रिबेट होता चला जाएगा, यानी होलसेलर को फिर वो जीएसटी नहीं भरनी पड़ेगी, या जो रिटेल सेलर है उसको जीएसटी नहीं भरनी पड़ेगी, फिर ग्राहक नहीं जीएसटी भरेगा, तो फिर क्या कंपनी पूरा का पूरा टैक्स अपने भरेगी? नहीं। कंपनी क्या करती है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की कीमत है, उसमें इस टैक्स को इंक्लूड कर देती है। तो आप एमआरपी जब पढ़ेंगे
मैक्सिमम रिटेल प्राइस जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी सभी प्रकार के करों को इसमें शामिल करके और तब इसका हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार ने, मान लीजिए उस कंपनी ने एक मोबाइल फोन बनाया, वो 10,000 रुपए की है और उस कंपनी को 1,000 रुपए मोटे तौर पर जीएसटी के रूप में पेड करना पड़ा, तो उसको क्या कर दिया उसने, एमआरपी कितना बना लिया, उसे 11,000 रुपया एमआरपी के रूप में रख दिया। अब अगली होलसेल जो कंपनी है वो क्या करती है, हो सकता है कि उसको कुछ डिडक्ट करके इसमें मिले थोड़ा बहुत, या और बढ़ा करके इसकी वैल्यू रख दी जाएगी। 12,000 रुपए अगर रख दिया गया एमआरपी के रूप में तो उसमें वो बार्गेनिंग कर सकता है, लेकिन जब होलसेलर खरीदेगा तो वो अपना क्या करेगा, अपने जेब से नहीं भरेगा, उसको रिटेल सेलर पे टाल देगा। रिटेल सेलर क्या करता है, जो कस्टमर होता है, जो ग्राहक होता है, उस पर शिफ्ट कर देता है। तो जब कर का भार करदाता दूसरे पर शिफ्ट करने में, स्थानांतरित करने में, विवर्तित करने में सफल हो जाता है तो उस कर को हम इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो सरकार को इस तरह से इनकम हो रही है और इस इनकम से सरकार यहां पर खर्च कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमने केंद्रीय बजट को देखा, अभी आपके सामने जो मोटे तौर पर मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि सरकार 50 लाख करोड़ खर्च कर रही है और उसको इनकम 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो पा रहा है, तो सरकार तो फिर घाटे में चलेगी। इस घाटे की पूर्ति क्या होगी, या इस बजट को हम कौन सा बजट फिर कहेंगे, तो घाटे का बजट कहेंगे। बजट डेफिसिट में चल रहा है, क्यों, क्योंकि जितना हमारी इनकम नहीं हो रही उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार वो पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट करती, ते पांव पसारी है जेती चादर हो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, अपने कपड़े के हिसाब से ही कोट को काटिए, नहीं तो फिर उस हिसाब से नहीं काटेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो ये पॉलिसी सरकार क्यों नहीं अडॉप्ट करती, इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें जाना पड़ता है कहां पर, राजकोषीय नीति पर, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव पर, उद्देश्य पर। तो राजकोषीय नीति का पहला उद्देश्य है, हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना चाहते हैं, बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं। क्यों एक तेज करना चाहते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक जनरेट होगा। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उदाहरण के लिए एक किसान है और उस किसान के पास एक खेत है, उस खेत में उसको फसल उगानी है, उसके पास 1,000 रुपए है और उस 1,000 रुपए से उसे बीज भी खरीदनी है। अगर तेजी से प्रोडक्शन करना है तो उसको खाद खरीदना पड़ेगा, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो या बायो फर्टिलाइजर हो। इसी तरह से समय से उसको सिंचाई करानी पड़ेगी, जोतने के लिए जुताई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो लगभग खर्च अगर देखता है तो 1,000 रुपए में उसका खर्च नहीं चल पा रहा है, यानी ये पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर उसके बाद भी वो 1,000 रुपए ही खर्च करेगा तो अपने प्रोडक्शन को बहुत तेजी से नहीं बढ़ा सकेगा, क्योंकि बहुत तेजी से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो हाई यील्ड वैरायटी की बीज लानी पड़ेगी, सीड्स लानी पड़ेगी उच्च उत्पादकता वाली, जिससे कि वो बीज अधिक से अधिक प्रोडक्शन दे सके। दूसरा, उसको उसी अनुपात में खाद खरीदना पड़ेगा, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा। तो जब वो फर्टिलाइजर डालेगा तो फसल और तेजी से बढ़ेगी, तो जब फसल और तेजी से बढ़ेगी यानी प्रोडक्शन हमारा ज्यादा तेज होगा, तो फिर बाद में हमें इनकम ज्यादा हो जाएगी, और उस इनकम से हो सकता है कि वो अगर किसान उधार लेकर के इस इनका एक्सपेंडिचर को पूरा करे और होने वाली इनकम से उस उधारी को चुका दे, तो उसके यहाँ समृद्धि तेजी से आएगी। ऐसा न करने पर समृद्धि धीमी होगी। तो भारत वर्ष में भी आर्थिक समृद्धि तेज हो, इसके लिए भारत सरकार को घाटे की बजट लाना पड़ता है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए अपनी एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। अब घाटे को पूरा करने के लिए हमारे पास एक तरीका तो है कि हम बाजार से उधार लें। लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास सरकार बाजार से उधारी प्राप्त कर रही है। अलग अलग माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार उधारी प्राप्त करती है।
चाहे वो शेयर मार्केट के माध्यम से कुछ चीज़ों को दे करके, या जो एनएससी होती है, राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सरकार उधार प्राप्त करती है। इंटरनेशनल जो संस्थान है जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भी उधारी प्राप्त की जाती है। तो ये पूरा का पूरा उधारी का जो तंत्र है, या कुछ देश हैं, कुछ कंट्रीज हैं, उनसे भी सरकार उधार लेती है, जो अपनी द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय नीति होती है उसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर के सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए एक तो उधारी की नीति अपना सकती है, दूसरा अगर मान लीजिए किसान के पास कुछ बगीचा हो और वो उधार नहीं ले पा रहा है, तो उस बगीचे से क्या करेगा, अपने पेड़ को बेच दे तो उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे उसको। घर में कोई इस तरह का सामान रखा हो जिसको बेच करके भी किसान पैसे प्राप्त कर सकता है, उससे खेती में उसको लगा सकता है। ऐसे ही सरकार के पास पहले से ही अगर उद्योग खड़े हैं, संस्थान खड़े हैं, उनके शेयर्स जब बेचना शुरू करती है, जब 50% या उससे मोर देन 51% से ज्यादा के शेयर बेच देती है, तो उसको सामान्य तौर पर निजीकरण का नाम दे दिया जाता है या निजी कंपनी कह दिया जाता है। लेकिन उससे अगर अधिक 51% तक शेयर अगर सरकार अपने पास रखती है तो उसको पब्लिक इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक उद्यम उसको कहते हैं। उस सार्वजनिक उद्यम में जब 100% सरकार के पास शेयर हो तो पूरा लाभ सरकार को मिलेगा, या वो कंपनी अगर घाटे में चल रही है तो पूरा घाटा सरकार को वहन करना पड़ेगा। सरकार क्या करती है, धीरे धीरे कुछ शेयर निजी क्षेत्र को बेचना शुरू कर देती है। जब निजी क्षेत्र को बेचना शुरू करती है तो कुछ घाटा, अगर घाटे में चल रही है हमारी कंपनी तो कुछ घाटा निजी क्षेत्र अपना बेयर करेगा, लाभ में चल रही है तो कुछ लाभांश निजी क्षेत्र को जाएगा। लेकिन जो सरकार ने शेयर बेचा उस पैसे से इस वर्ष कुछ वो अपने घाटे को, जो बजट का घाटा है, उसको पूरा कर सकती है। तो धीरे धीरे सरकार ये विनिवेश की नीति अपनाती है, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और इस डिसइन्वेस्टमेंट से अपने घाटे को पूरा करने का प्रयास करती है। अब जो पूरा का पूरा हमारा तंत्र है कि हमारी इनकम किस रूप में आती है और एक्सपेंडिचर किन किन घटकों पर होता है, किस पर सरकार को व्यय करना ज़्यादा उचित होगा हमारे फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और किन चीज़ों पर व्यय करना घातक होगा या ज्यादा लाभप्रद नहीं होगा। इसी तरह से इनकम कहां कहां से सरकार ले जिससे कि हमारी आय की असमानता बढ़ने न पाए, आय की असमानता घटे। तो सरकार इसके लिए जो घटक बनाती है बजट के, उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ लिखती है राजस्व प्राप्तियां और दूसरी तरफ लिखते हैं हम उसको पूंजीगत प्राप्तियां। इसी तरह से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये जो शब्द हैं राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, दूसरी तरफ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब इसका अर्थ क्या है, क्यों राजस्व और पूंजी के रूप में इनको विभाजित किया गया है? तो इससे हमको सीधा सीधा सोचना है। जैसे अगर हम व्यय की बात करें, राजस्व व्यय क्या है, तो जितने भी व्यय, वह व्यय जिसको इन्वेस्ट करने पर सरकार को पुनः आय सृजित न होने पाए, फिर से वो इनकम उस पर जनरेट नहीं कर पाती है, उस व्यय को हम राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर जो उनकी सैलरी दी जाती है, सैलरी पर होने वाला खर्च चूंकि वो खुद उपभोग कर डालेंगे, तो सरकार को फिर से इससे कोई इनकम प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती है, तो जो सैलरी पर व्यय है वो राजस्व व्यय में आएगा। इसी तरह से सब्सिडी पर व्यय, सब्सिडी जो हम देते हैं, किसानों को सब्सिडी दे दें या इंडस्ट्री को सब्सिडी दे दें, या तमाम अलग अलग संस्थान है, उन संस्थानों को सब्सिडी दी जाती है, जैसे वक्फ के लिए सब्सिडी या हज की सब्सिडी। तो इस तरह की तमाम सब्सिडी सरकार जो देती है वो एक तरह से राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय नहीं है। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है और भविष्य में उससे हमें इनकम प्राप्त होने लगता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय, सड़क बनेगा, जब सड़क बनेगा तो बनने के साथ ही पहले तो रोड टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, जितने वाहन चलेंगे उससे अधिक से अधिक हमें रोड टैक्स मिलने लगेगा।
इसके अतिरिक्त रोड टैक्स के साथ साथ जब हमारे तेजी से माल जाएंगे, गंतव्य तक बहुत तेजी से पहुंच लेंगे, तो जो हमारी कंपनी को लाभ होना है वो तेजी से लाभ होने लगेगा। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय किए जाते हैं, बिजली बिजली एक तो अगर हम देते हैं तो बिजली का हमें बिल अपना अदा करेंगे तो उसके माध्यम से इनकम होने लगेगी। तो जब बिजली हम जितने ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा हमें बिल प्राप्त होने लगेगा। तो बिजली पर के अगर व्यय पर हम खर्च कर रहे हैं तो वो एक तरह से पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें कि अगर किसी कंपनी को स्थापित करने में, जैसे अगर हम संचार उद्योग की बात करें, संचार उद्योग में अगर भारत सरकार बीएसएनएल को ला करके और गांव-गांव तक संचार के तंत्र को, तार को न वहां तक पहुंचाई होती, तो आज शायद भारतवर्ष में इतनी तेजी से संचार बूम न आने पाता। तो सरकार ने क्या किया, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया बीएसएनएल के माध्यम से, फिर प्राइवेट सेक्टर को उसमें लॉन्च किया, प्राइवेट सेक्टर आकर के बीएसएनएल के बेस को लेकर के और तेजी से हर हाथ तक संचार माध्यम को पहुंचा पाए, लोगों को इससे इनकम होने लगी। तो कुल मिलाकर के जो ये व्यय है वो दो कैटेगरी में हम लोगों ने देखा कि एक तरफ राजस्व व्यय होता है और दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय होता है। इसी तरह से इनकम की बात करते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब कंपनी से जो लाभांश हमको मिलेगा, जो लाभ प्राप्त होगा, वो एक तरह से हमारी पूंजी से प्राप्त होने वाला लाभ है। जो रिवेन्यू वाला है, जो टैक्सेशन से एक तरह से प्राप्त होता है, उस टैक्सेशन को हम क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्तियां कहेंगे। शुल्क जो लगाते हैं, परीक्षा पर शुल्क है, फीस है, तमाम ड्यूटीज अलग अलग लगा दी जाती हैं, सेस है, सरचार्ज है। इन शब्दों को बाद में हम लोग डिटेल से अलग से कभी चर्चा करेंगे कि सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, सरकार मैट क्यों लगाती है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्यों लगा देती है, ये होता क्या है। इन सब चीजों को लेकर के अगर हम अपना देखते हैं तो इसको कहते हैं एक तरह से राजस्व प्राप्तियां, रिवेन्यू रिसीट। तो इन दोनों के मध्य सरकार ने क्या किया, एक तरह से घाटा जनरेट कर दिया। ये घाटा जो लक्ष्य रखा गया है राजकोषीय घाटे का, वो 4.4% का रखा गया है। 4.4%, यानी कुल बजट का या कुल राजकोष का हम घाटा कितना रखेंगे, 4.4। अगर 1,000 रुपए का हमारा कुल बजट है तो उसका 4.4% हमारा घाटा है, और उस घाटे को हम कहीं ना कहीं से उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इनकम को बढ़ाएंगे तो घाटा हमारा कम होगा, एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो घाटा हमारा कम होगा। इसका उल्टा, इनकम अगर हमारी कम होती है तो घाटा बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर और बढ़ जाता है तो घाटा हमारा बढ़ जाएगा। इन दोनों ही चीजों में कंप्रोमाइज करने के लिए सरकार को इस तरह की पॉलिसी लानी पड़ती है। कारण क्या है, अभी भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी लेवल पर नहीं है जो एक डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। विकसित राष्ट्रों के पास जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की अधोसंरचनाएं हैं, उस तरह की अधोसंरचनाएं विकासशील राष्ट्रों के पास नहीं होती हैं। तो सरकार, जो भी विकासशील राष्ट्र है, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अधिक से अधिक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, जिससे कि हमारी कंपनी, जो निजी क्षेत्र की भी कंपनी हो, वो भी यहाँ प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दे, आय तेजी से जनरेट करना शुरू करे, उसके लागत जो कास्ट है उसमें कटौती होने लगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तेज होगा, ज्यादा होगा, बिजली 24 घंटे मिलेगी तो मशीनरी चलती रहेगी, जब चाहेंगे तब लेबर लगा करके हम अपना काम कर सकेंगे। पता चले बिजली 2 घंटे आ रही है तो 2 घंटे के लिए हमने काम किया और बाकी 8 घंटे लेबर बेकार बैठी हुई है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सरकार का दायित्व होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट में हम लोग बांट करके देख पाते हैं। एक को कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आर्थिक अधोसंरचनाएं, और दूसरे को कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सामाजिक अधोसंरचनाएं। सामाजिक अधोसंरचना से तात्पर्य ये होता है कि जिनका जो जुड़ाव है वो सीधे समाज के उन्नयन से है, समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है, समाज के विकास के लिए किया जाता है। हम हर पहलू को जानते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति किस तरह से, किन परिस्थितियों से लड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो मिनिमम, एक न्यूनतम शिक्षा जो एक व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है, वो तो जरूरी है। अब वो मिनिमम शिक्षा कैसे मिलेगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, संस्थान चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए।
तो अगर इनका विकास निजी क्षेत्र नहीं कर पा रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र क्यों आएगा, निजी क्षेत्र विशुद्ध लाभ की संस्था हो गई, जबकि सरकार एक कल्याणकारी सरकार है। सरकार को लाभ नहीं देखना है, सरकार को लोगों का कल्याण देखना है। तो जब कल्याणकारी संस्था आगे आएगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, या घाटे में भी अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके इसलिए उस पर इन्वेस्ट करती है। चिकित्सा, अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहेगा तो भी सामाजिक विकास नहीं हो सकता है, तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। तो सामाजिक विकास के लिए अधिक से अधिक चिकित्सालयों का होना, योग्य चिकित्सकों का होना, वहां पर जितने भी चिकित्सा के इंस्ट्रूमेंट उपकरण होते हैं उनका होना बेहद जरूरी होता है, जिससे कि हम अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा सकें और लोगों को ये सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आर्थिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना के रूप में हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, और सरकार इनको लगातार बढ़ावा देने की फिराक में रहती है, कोशिश में रहती है। जो घाटे का बजट हम प्रस्तुत करते हैं, इस को पॉलिसी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसको एक तरह से विस्तारक राजकोषीय नीति या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये थंब रूल एक तरह से है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, उनके द्वारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ही अडॉप्ट की जाती है। कारण उसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट है कि न तो यहाँ पर उद्योगपतियों के पास उतनी इनकम है, न लोगों के पास उतनी इनकम है कि वो उतनी डिमांड कर पाएंगे। तो एक तो लोगों के पास परचेजिंग पावर उनका बढ़े, और परचेजिंग पावर कब बढ़ेगा, जब हाथ में पैसे आएंगे। पैसे कब आएंगे, जब सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर के आएगी कि हमारे हाथ में पैसे अधिक से अधिक आए। जब हमारे हाथ में पैसे आएंगे तो हम डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए जो उद्योगपति है वो प्रेरित होगा कि भाई हमने तो 500 ही जूते बनाए थे और पता चला कि मार्केट में 1000 जूतों की डिमांड है, तो जल्दी जल्दी अब की बार हम प्रोडक्शन और बढ़ा देते हैं। तो उत्पादन बढ़ाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लेबर की डिमांड करनी पड़ेगी। लेबर बढ़ाएगा, लेबर बढ़ेगा तो हमारी बेरोजगारी कम होगी, लोग अधिक से अधिक रोजगार में जुड़ना शुरू करेंगे। रोजगार में जुड़ेंगे तो जितने लोग रोजगार में आ रहे हैं उनको इनकम मिलेगी, फिर वो डिमांड आगे फर्दर करेंगे। तो सरकारों की जो बेसिक पॉलिसी होती है विकासशील राष्ट्रों की, वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति की होती है। कभी कभी हम संकुचनकारी राजकोषीय नीति भी अपनाते हैं। वो संकुचनकारी राजकोषीय नीति कब अपनाते हैं, जब कभी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजरने लगे, डिप्रेशन में अपना चलने लगे, लगातार जो उद्योगपति हैं वो अपने उत्पादन में कटौती करने लगे, रोजगार की छटनी करने लगे, लेआउट करने लगे, बाहर भगाने लगे, उनको तालाबंदी करने लगे। अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो सरकार को वहां पर महंगाई बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगी, मतलब जितनी हमारे पास प्रोडक्शन नहीं उससे ज्यादा डिमांड हो गई तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो उससे फिर आने वाले समय में लोगों की परचेजिंग पावर की तुलना में वो कम हो जाएगी, फिर लोग परचेज नहीं करेंगे, डिमांड घटने लगेगी। तो उस समय कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई बार कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या संकुचनकारी राजकोषीय नीति लेकर के आती है। मंदी के समय में विस्तारवादी नीति लेकर के आएगी, और जो मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी, महंगाई की स्थिति आ जाएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यानी संकुचनकारी राजकोषीय नीति लेकर के आती है। सवाल हमारा वर्तमान बजट से है कि इस बजट में हम कौन सी पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें सरकार ने खर्च ज्यादा किया है, इनकम उसके पास कम है, तो ये एक तरह से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, विस्तारक राजकोषीय नीति है। इसको लेकर के सरकार हम सबके बीच आई है। क्यों लेकर के आई है? क्योंकि सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक समृद्धि को तेज करना है, साथ ही रोजगार का सृजन करना है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है। लेकिन जो तीसरा लक्ष्य है कि क्या सरकार के द्वारा आय के वितरण में समानता का कोई प्रयास किया गया है अथवा नहीं किया गया है। तो आप इस बजट में देखेंगे कि सरकार ने न केवल जो हमारी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं उनके लिए सब्सिडी और इस तरह की चीजों पर बल दिया है, बल्कि जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग से इनकम के कलेक्शन पर, टैक्स के कलेक्शन पर कमी लाई है, उसमें डिडक्शन किया है, कटौती किया है, जिससे कि मध्यम वर्ग की आय तुलनात्मक रूप से बढ़ सके।
जैसे उदाहरण के लिए 12 लाख रुपए तक को इनकम टैक्स से छूट दे दिया गया, एक तरह से रिबेट कर दिया गया। 12 लाख से ऊपर के इनकम पर अपना टैक्स मिलेगा। अब इसमें जो टैक्स स्लैब है, कर के अलग अलग स्लैब हैं। जैसे हमारी अगर इनकम 4 लाख रुपए है तो 4 लाख रुपए पर हमें कोई टैक्स नहीं देना, 0% टैक्स। 4 लाख रुपए से लेकर के अगर 8 लाख रुपए तक के बीच का है तो पता चला 5%, उससे ऊपर है तो हमें 10%, 12 लाख तक। तो अब ये इस इनकम को जो हम टैक्स स्लैब कहते हैं, जो 4 लाख से 8 लाख के बीच का हो गया या 0 से 4 लाख के बीच का हो गया, इसको हम स्लैब कहते हैं। स्लैब जो आप देखते होंगे कि घरों में अलमारी बनती है, उसमें स्लैब बना दिया जाता है, उसी तरह से सरकार ने क्या किया, एक बैंड बना दिया और उस बैंड के बीच जिसकी भी इनकम आएगी उस पर एक निर्धारित प्रतिशत होता है कर का, वही प्रतिशत कर आपसे या हमसे वसूला जाता है। जो शेष बर्डन है वो जीएसटी के माध्यम से, अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से हम लगाते हैं, या जो एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी के माध्यम से सरकार इसमें लगाने की कोशिश करती है। जो सरचार्ज है वो कितना लगा रही है सरकार, क्योंकि सरचार्ज अमीरों पर प्रायः लगाया जाता है। सरचार्ज अधिभार यानी टैक्स जितना हमें निर्धारित है वो तो देना ही देना है, उसके अतिरिक्त भी सरकार कुछ अतिरिक्त कर लगा देती है जिससे कि हम अपने घाटे को पूरा कर सके। तो सरचार्ज की पॉलिसी सरकार अपना लाती है। इस तरह से सरकार का जो पूरा फोकस है इस बजट में, एक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। समावेशी विकास का मतलब ऐसा ना हो कि केवल कुछ 10, 20, 50 लोगों की ही इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है और बाकी लोगों की इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, या बढ़ ही नहीं रही है, या कुछ लोगों की इनकम घटने लगी है। ऐसी कोई चीज न आने पाए। हम सबकी इनकम उसी तेजी से बढ़े, बल्कि जिनकी आय कम है उनकी आय की जो गति हो बढ़ने की वो और तेज हो। तो ये समावेशी विकास का लक्ष्य सरकार ने रखने का प्रयास किया है। आय में समानता लाने का सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रयास किया है। अब सरकार ने निवेश के लिए क्या किया, कृषि के लिए क्या किया, जो लघु उद्यम है, एमएसएमई जिनको कहते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे उद्योगपति उसको आसानी से कर लेते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से सरकार ने छोटे छोटे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया है। तो स्टार्टअप इंडिया सरकार ने क्यों लाया, उस पर कितना बजट का हिस्सा खर्च करना चाहती है, कितना देना चाहती है, ये सारी बातों को हम बजट के अपने विश्लेषण में शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि विस्तार से मैं बहुत डीप में न जा करके एक मोटे तौर पर बजट को समझाने का प्रयास किया हूं, जिससे कि ये आपके दिमाग में आ जाए कि केंद्रीय बजट क्यों लाया जाता है, और पहले तो केंद्रीय बजट क्या है और क्यों ऐसा लाया गया, हम घाटे का बजट क्यों लाए, या विस्तारवादी जो हमारी राजकोषीय नीति है उसको क्यों अडॉप्ट किए हुए हैं। इस पर आपको कुछ मैं समझाने में सफल हो पाया हूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे मौद्रिक नीति और फिर फिस्कल पॉलिसी के मध्य इंटरलिंक्ड क्या है और केंद्रीय बजट में उसका क्या कोरिलेशन आपको देखने को मिला है, इस पर मैं आगे भविष्य में वीडियो लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जरूर इसमें कमेंट में दें कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं अथवा न बढ़ाऊं। बहुत बहुत